नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BPSC 102 जिसका शीर्षक है संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 11 तक पढ़ लिया है, जिसके सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहां पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 12 की, जिसका शीर्षक है 5वीं और 6ठी अनुसूची। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी तक अगर आपने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है और सबमिट किया है तो इसकी जो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की वो 30 अप्रैल है, जिसे आगे और बढ़ाकर 15 मई किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि 30 अप्रैल भी डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, तो अभी भी बता रहा हूं कि 15 मई तक डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप लोग इसके चक्कर में बिल्कुल ना रहें। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 30 अप्रैल तक अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दें। तो अभी तक अगर आपने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है और आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके हमसे हैंड रिटन असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं, जो कि 30 अप्रैल से पहले आपके घर तक डिलीवरी कर दी जाएगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या जूम क्लास चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सभी सब्जेक्ट के जो जूम क्लासेस हैं वो हम करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका शीर्षक है 5वीं एवं 6ठी अनुसूची। देखिए, जब संविधान का निर्माण किया गया था तो किसी भी देश का संविधान वो होता है कि संविधान के सारे नियम भारत के या किसी भी देश का जो संविधान है तो भारत को लेकर हम चलेंगे। अब मान लीजिए भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है उसमें जो नियम है, शर्तें हैं, अनुच्छेद है, वो भारत के सभी राज्यों के लिए, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है, लागू। यानी जहां तक भारत की जमीन है वहां तक वो लागू होता है। लेकिन याद रखिए, कुछ कुछ स्थान और क्षेत्र या राज्य ऐसे हैं जिन्हें जो है विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कश्मीर की बात करें तो वहां पर 370 को जो है शुरू में लागू किया गया था, यानी उसे विशेष दर्जा दिया गया था। साथ ही 371 जो कि मणिपुर वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में जो है ये सब जगह जो है वहां पर 371 जो है कुछ कुछ जगह पर लागू हैं। तो क्यों लागू हैं? कुछ कुछ जगह पर संविधान का नियम तो हर जगह सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर स्पेशल प्रावधान क्यों है, तो इसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि क्यों है, आखिर क्यों है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है ना, वो क्या करती है, वो स्पेशल स्टेटस देती है। किसी भी राज्य को हो या किसी भी क्षेत्र को हो, राज्य भी हो सकता है और किसी राज्य का कोई भी एक स्पेशल क्षेत्र भी हो सकता है। और 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो दलितों की, आदिवासियों की, यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात करती है। तो आइए देखते हैं कि यह है क्या। संविधान के अनुच्छेद 244 में भाग 10 के अंतर्गत एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 244(1) के अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में लागू होंगे। इसमें उत्तर पूर्व के राज्यों में अनुच्छेद लागू नहीं होगा, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि इन 4 राज्यों में अलग से संविधान में 6ठी अनुसूची लागू करने का प्रावधान है। यानी उत्तर पूर्व के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगा, यहां पर 6ठी अनुसूची लागू होगा। 6ठी अनुसूची जो है वो संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत है। इस सूची में अलग से आदिवासी क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया, यानी जो जो आदिवासी क्षेत्र है ना वो उसको 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) में रखा गया है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपका सबसे पहला टॉपिक है कि विशेष प्रावधान क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया गया है। देखिए, ये सिंपल है काफी समझने में कि आज भी भारत में कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, कई ऐसे आदिवासी गांव और इलाके हैं जो आज भी पिछड़े हैं। आप हमारे झारखंड को देख लीजिए, मैं झारखंड से हूं और झारखंड में जो है आदिवासी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। छत्तीसगढ़ का भी लगभग सेम है। तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़, तो झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड जो है खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यानी झारखंड में ऐसा कोई भी खनिज नहीं जो झारखंड में मिलता ना हो, भले ही कम हो अधिक हो, मिलता सब कुछ है। यहाँ तक कि यूरेनियम, जिससे परमाणु बम का निर्माण किया जाता है, वो भी हमारे झारखंड के जमशेदपुर के जादूगोड़ा में जो है वो पाया जाता है। उसके बाद भी झारखंड पिछड़ा है, यानी खनिज होने के बाद भी झारखंड क्या है, पिछड़ा क्षेत्र में है। यहाँ के आदिवासियों की बात करें तो अगर आप यहाँ पर कभी आएंगे, आदिवासियों के जीवन देखेंगे तो सही से उनको जो है खाना नसीब नहीं होता, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है।
आई बात समझ में? स्कूली शिक्षा से वो काफी दूर है। क्यों? क्योंकि सरकार से भी गलतियां हुई है कि सरकार उन तक अपनी सेवाओं को जो है पहुंचा नहीं पाई है। तो अब बताइए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास सुख सुविधाएं जो है मूलभूत आवश्यकताओं से आप नहीं है, आदिवासी गांव में बिजली की कनेक्शन नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो क्या उन्हें विशेष प्रावधान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसीलिए तो विशेष प्रावधान का जो है यहाँ पर क्या किया गया है, उसको जारी किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 275(1) की, में ये प्रावधान दिया गया, ये बताया गया कि दोनों अनुसूची यानी 6ठी और 5वीं के लिए भारत की संचित निधि से फंड दिया जाए, जिससे आदिवासियों का विकास हो, जिससे अनुसूचित जातियों का विकास हो, ताकि इनके कल्याण के कार्य को पूरा किया जा सके। यानी विशेष प्रावधान इसलिए जरूरी है। चलिए अब हम बात करेंगे कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो सबसे पहले हम 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे। चलिए 5वीं अनुसूची को देखते हैं। पहले ही हमने आपको बताया कि जो संविधान का अनुच्छेद 244(1) है, इसके अंतर्गत ही 5वीं अनुसूची को जो है वो शामिल किया गया है। यह प्रावधान उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग हो। कहने का तात्पर्य है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आदिवासी इलाके हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया। इसके लिए इन 4 राज्यों के लिए अलग से 6ठी अनुसूची है। इन विशेष प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा देना, उन्हें सुख सुविधाएं देना। इसके अलावा इन प्रावधानों का और उद्देश्य है कि उनका जो पारंपरिक पोशाक है, भाषा है, रीति रिवाज है, उनको बचाकर रखना। ये अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र है जो 5वीं अनुसूची के भाग में दिए गए हैं। ये वे क्षेत्र है जिनको राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का तरीका अपनाया गया है, वो प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। अब इस आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी देखिए। आदिवासी जनसंख्या की प्रधानता, यानी जहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है वहीं पर 5वीं अनुसूची को लागू किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि कहीं पर आदिवासी की संख्या बहुत ही कम है, 5 लाख है, 5,000 है, वहां पर इसे लागू कर दिया जाए। ठीक है, अब कहीं पर आदिवासियों की संख्या, मान लीजिए कोई स्टेट है, वहां पर आदिवासियों की संख्या कितनी है, 1 करोड़ है, और राज्य की जनसंख्या कितनी है, लगभग 3 करोड़ है। तो कहना कि 3 करोड़ और 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ की संख्या बहुत होती है, तो वहां पर 5वीं अनुसूची को लागू किया जाएगा। चलिए, नंबर 2 है क्षेत्र की सघनता एवं उसका उचित आकार। 3 नंबर है क्षेत्र की अविकसित प्रकृति। अब देखिए, विकास नहीं कर पाया तभी तो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब गुजरात जैसे राज्य को, अब आपका मुंबई जैसे राज्य को, केरल जैसे राज्य जो कि काफी समृद्ध है, पैसे के मामले हो, सुख सुविधा के मामले हो, साधन पहुंचने के मामले हो, ठीक है, या स्वास्थ्य के मामले हो, बेंगलुरु को देख लीजिए, भेलोर को देख लीजिए, चेन्नई को देख लीजिए, तो इनको हम स्पेशल स्टेटस थोड़ी ना देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है वो डेवलप स्टेट है। लेकिन जहां पर विकास नहीं हुआ है उनको हम इसमें डालेंगे। लोगों की आर्थिक स्थिति में असमानता, झारखंड की मैंने बात कही कि आदिवासी गरीबों के पास 2 वक्त के खाना नहीं है, तो इन सभी चीजों में क्या होगा कि आपको ये सिफारिशें में आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। यानी हर जगह पर आदिवासी तो हर जगह पर है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। पहले मैंने कहा है झारखंड में बहुत अधिक आदिवासी है, उड़ीसा में बहुत अधिक आदिवासी है, राजस्थान में बहुत अधिक आदिवासी है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा आदिवासी है। चलिए, 5वीं अनुसूची के भाग 6 में इन क्षेत्रों के परिवर्तन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति भी कुछ कुछ चीजों को लेकर आदेश दे सकता है। क्या क्या दे सकते हैं राष्ट्रपति आदेश? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को, वहां के जनसंख्या, आदिवासियों की संख्या को देखते हुए उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और राज्य सरकार से बातचीत करने के बाद उस क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी भी राज्य को केंद्र में शामिल कर सकती है, या नया राज्य बना सकती है। कौन? अब मान लीजिए झारखंड। अब झारखंड में मान लीजिए आदिवासी लोग डिमांड कर दे कि हमें अलग स्टेटस, अलग स्टेट चाहिए, अलग राज्य चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार हमारी अनदेखी कर रही है।
तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जांच करके जो है वो अलग राज्य बना सकती है। वे राज्य के राज्यपाल के साथ वार्तालाप करके किसी भी राज्य के क्षेत्र से संबंधित नया आदेश दे सकती है। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो जो प्रावधान है, जो नियम है, ठीक है, उस नियम के तहत जो है किसी भी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित करे। अब ऐसा नहीं कि कहीं पर आदिवासियों की संख्या 2000 है तो उसको मैंने कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, इसलिए कहा गया कि जांच के बाद राष्ट्रपति राज्य सरकार से बात करने के बाद, राज्यपाल से बात करने के बाद ही ऐसा करेंगे, ताकि देख पाए कि उस राज्य में आदिवासियों की स्थिति और आदिवासियों की संख्या कितनी है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कोई भी राज्य हो, हर राज्य में आदिवासी है और हर राज्य में एक मंत्री पद होता है, एक मंत्री पद होता है, उसका नाम होता है आदिवासी कल्याण विभाग। ठीक है, हमारे झारखंड में भी तो है ही, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और अगर बात करें इस पूरे देश की, तो इस देश में भी आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। कौन है वो? अर्जुन मुंडा है, जो हमारे झारखंड के मंत्री रह चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में वो भी हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कि पांचवी इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 399(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है जो कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधित रिपोर्ट देगा। अब एक डेट देख लेते हैं। 1960 में प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? UN डेबर थे। अब बात करते हैं 2002 की। तो 2002 में एक अन्य आयोग का गठन किया गया, जिसे दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग कहा गया। चलिए अब बात करेंगे छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि छठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए लागू होता है। असम हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी जो 4 राज्य है, मेघालय और त्रिपुरा के लिए। अनुच्छेद 244(2) में छठी अनुसूची की बात की गई है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, तो यहां पढ़ना जो है वो इसको स्किप करेंगे हम। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये सभी जो स्टेट हैं, इन स्टेट पर ये जो आपका आर्टिकल 244(2) है, यानी छठी अनुसूची में जो आर्टिकल है, इसके तहत इनको अलग अलग जिलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और वहां पर जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद बनाने का अधिकार दिया गया है। जैसे असम की बात करें तो असम में उत्तरी कचार पहाड़ी जिला, काबरी एंगलोंग जिला, बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला, यहाँ पर जो है वो परिषद का गठन कर सकती है राज्य सरकार। मेघालय की बात करें तो खासी पहाड़ी जिला, जैंटिया पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला, यहाँ पर जिला परिषद का निर्माण कर सकती है राज्य सरकार। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रीय जिला, और मिजोरम की बात करें तो चकमा जिला, मारा जिला, लाई जिला, ये सभी जिले के नाम है। उन जिलों पर क्या कर सकती है जो राज्य सरकार है वो जिला परिषद की क्षेत्रीय परिषद बनाने का प्रावधान है, यानी वहां पर भी पंचायत के चुनाव होंगे। ठीक है, ये स्पेशल अधिकार वहां पर दिया गया है। और छठी अनुसूची के अंतर्गत जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद के विभिन्न प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं, यानी उनका अलग से अपना क्या होगा? प्रशासन होगा। ये प्रावधान प्रत्येक राज्य के अलग अलग हैं। खंड 12 असम के लिए, खंड 12A मेघालय के लिए, 12A त्रिपुरा के लिए और 12B मिजोरम के लिए है। अगर छठी अनुसूची के खंड 2(1) की बात करें तो सभी स्वायत्त जिलों, यानी जो भी जिले हैं, उनको एक जिला परिषद का बनाने का गठन किया गया है और ये कहा गया है कि जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सदस्यों में 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और बाकी सदस्य वोट के आधार पर, जनता वोट देगी, चुनकर आएंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद के कार्य एवं अधिकार जो छठी अनुसूची में वर्णित है वो क्या क्या है कार्य देखते हैं। पहला है विधायी कार्य, उसके बाद कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, यानी उनको समझ लीजिए कि उनको अलग से एक छोटा सा संविधान दे दिया गया है। उनको क्या किया गया है कि अलग से छोटा सा एक संविधान दिया गया है कि जिले लेवल पर जो है वो अपना न्यायालय भी बना सकती है, अपना विधायी कार्य कर सकती है, वित्तीय कार्य कर सकती है। ये सभी चीजें वहां पर जो है दिया गया स्पेशल एक्ट के तहत। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है 5वीं एवं छठी अनुसूची की उत्पत्ति, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बिल्कुल सी साधारण सी बात है कि इसकी उत्पत्ति जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब हुई होगी। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा ने 1946 में एक सलाहकार समिति का गठन किया
जिसका काम था सलाह देना। यह समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य था कि संविधान सभा को आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ उचित योजना बनाकर देना। यानी जो संविधान, उस टाइम संविधान का निर्माण चल रहा था और जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उन्होंने बहुत सारी समितियां बनाकर रखी थी कि जाओ देश भर में घूमो और कहाँ क्या परेशानी है हमारे पास लेकर आओ, ताकि उन परेशानियों को हम देखेंगे, उसका आकलन करेंगे और नियम बनाएंगे। और हमारे संविधान में जो सलाहकार समितियां थी वो इन आदिवासी क्षेत्रों के दौरे पर गई और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर संविधान जो सभा के मेंबर थे उनके पास पहुंचे कि देखिए सर, ये समस्या है, इन लोगों को बहुत दिक्कत है, इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, तो इन लोगों को जो है कुछ स्पेशल एक्ट देना चाहिए संविधान के अनुसार। तब जाकर जो है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची को जो है वो अस्तित्व में लाया गया। ये जो सलाहकार समिति थी इसका पहला बैठक हुआ था 27 फरवरी 1947 को और 2 अन्य उप समितियां थी, इसका भी गठन किया गया उस समय। इनका नाम था बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रीय उप समिति। इसमें असम को शामिल नहीं किया गया था। इसके अध्यक्ष थे एवी टक्कर और दूसरा था उत्तर पूर्व फ्रंटियर आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्र। इस समिति के अध्यक्ष थे बोरदोलोई। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी लोगों के मामलों पर ध्यान देना, गौर करना। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपके बुक में 5वीं और 6ठी अनुसूची का एक तुलना दिया गया। इस तुलना को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं जो है थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 5वीं अब जो अपने 5वीं 6ठी दोनों पढ़ लिया है तो आपको पता हो गया होगा कि 5वीं क्या है, 6ठी क्या है, तुलना आप कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको जो है थोड़ा सा टच दे देता हूँ, आखिरी टच। अब देखिए 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि आदिवासी सलाह परिषद का प्रावधान है आदिवासियों के लिए, और 6ठी में क्या कहा गया, जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान दिया गया। आई बात समझ में? 6ठी अनुसूची में क्या कहा गया था कि जिला परिषद को संविधान द्वारा कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक शक्तियां प्राप्त होगा, जबकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी सलाह परिषद को सीमित शक्तियां प्राप्त होंगी। यानी सबसे अधिक शक्ति किसे प्राप्त है? तो 6ठी अनुसूची को प्राप्त है, क्योंकि वहां पर किसी जिलों को, किसी राज्य को अलग से पावर दिया गया कि वो अपना संविधान, छोटा सा संविधान बनाए, कार्यपालिका बनाए, विधायी परिषद बनाए, न्यायिक शक्तियां बनाए, ठीक है। इसलिए चलिए अब देखिए 5वीं अनुसूची की तरह विधायी, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को देने का प्रावधान नहीं है। यानी 6ठी अनुसूची में विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति है, लेकिन 5वीं को नहीं है। आई बात समझ में? अब जो 6ठी सूची है तो 6ठी सूची में वास्तविक रूप से पावर दिया गया और 5वीं अनुसूची में नाम मात्र का पावर दिया गया है। तो ये हो गया आपका जो है वो अंतर, और उम्मीद करेंगे कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आखिर में एक आपका टॉपिक है 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित राजनीति। अब देखिए कोई भी चीज आता है तो लोग इसका विरोध करते हैं। तो 5वीं अनुसूची जब आई तब लोगों ने इसका विरोध क्या बोलकर किया? ये बोलकर किया कि 5वीं अनुसूची में आपने तो सारे देश भर में इसको लागू किया, लेकिन असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में इसे लागू नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बोलकर जो है इसका विरोध किया गया। 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची में यह कहा गया कि 6ठी अनुसूची में आपने जो राज्य, जिस राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया कि इनका अपना कानून होगा, अपनी कुछ शक्तियां होंगी, अलग स्टेटस इनकी होंगी, आपने ये किया तो सही, हम मान रहे हैं, लेकिन आपने जो जिले का स्वायत्त दिया, जिला परिषद को प्राथमिकता दिया, इससे बाकी राज्यों में जो है वो जिला का जो आदिवासी क्षेत्र है वो कमजोर हो गया। जो जिला परिषदें हैं, क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये कमजोर हो गई। आई बात समझ में? तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है खत्म। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टॉपिक बहुत सारा है, लेकिन अगर आप सिर्फ 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को ही पढ़ लें तो बाकी के टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और देखिए सारे क्वेश्चन आंसर भी जो है ना मैं अलग से सीरीज में करवा दूंगा। यानी बीपीएससी अभी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसका अलग से क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसका प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी 102 के
शुरू से लेकर यूनिट 1 से लेकर सारे क्वेश्चन आंसर को उसमें हम लोग हल करेंगे। आपको मैं समझाऊंगा बारी बारी से, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है और सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा दोस्त, पढ़ने से ही नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर भी करना होता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में लिखना कैसे है, लिखना क्या क्या है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जो है उस पर फोकस करेंगे। अभी हमारा जो लगभग ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और 2-3 चैप्टर आगे का हमारा बचा हुआ है, और एक चैप्टर बचा हुआ है स्थानीय स्वशासन। इसके कंप्लीट होते ही ये बुक आपका हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसका क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अब तक अगर आपने यहां तक ये वीडियो को देख लिया है, आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सपोर्ट जो है ना, हमारे मतलब मनोबल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हम इंस्पायर होते हैं आपके सब्सक्रिप्शन से, हम इंस्पायर होते हैं आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से।